Good morning, everyone, my dear students. Uh, Now we are going to start chapter number 4 in economics, globalization and the Indian economy. ये आपका लास्ट चैप्टर होगा और काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं इसमें सीखने को मिलेंगी। हो सकता है कि 2-4 लेक्चर एक्स्ट्रा हों, बट आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और आप बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। नए नए वर्ड्स आएंगे, उनको जानना ज़रूरी है आपके लिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको खुद पढ़ने में बहुत सारा अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होंगे आप, MNC, तो मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। आप सुनते हो कई बार, अरे सर मेरा भाई जो है मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, अरे सर वो तो बहुत बड़ी MNC है। तो इन चीज़ों का मतलब क्या है, ये आप समझेंगे। सर ये इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें क्या हैं, इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना, सर ये सब क्या है, ये सारे। फिर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ आपस में सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं पूरी दुनिया में। कैसे? सर हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, सर हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो कोई कंट्री किसी चीज़ में ज़्यादा पावरफुल है तो बेटा एक्सपोर्ट करेगा। अगर कोई कंट्री किसी चीज़ में कम प्रोड्यूस करता है तो वो इम्पोर्ट करेगा, यानी कि बाहर से मंगाएगा। तो इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या है, दुनिया की सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि सर हम बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के प्रोडक्ट को यूज़ भी कर रहे हैं। बनता कहीं और है, यूज़ कहीं और हो रहा है, डिज़ाइनिंग कहीं और तैयार होगी, असेंबलिंग कहीं और होगी। ये आप समझेंगे, पहली चीज़। दूसरा, आप समझेंगे कि कंट्रीज़ जो होते हैं बेटा आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो कई तरीके से जुड़े होते हैं। कैसे? सर कल्चरली जुड़े होते हैं। मतलब सर अबू धाबी में भी मंदिर है, हमारे यहाँ मस्जिद है, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग दुबई में रहते हैं, न्यूयॉर्क में इंडियंस रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में इंडियंस रहते हैं। सर मंदिर भी है वहाँ। सर वहाँ न्यू ऑरलियंस में, पेंसिल्वेनिया अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा है, सारी चीज़ें। ठीक है, पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं। कैसे? हमारे किसी देश से या तो अच्छे संबंध हैं या ख़राब हैं। सोशली कैसे? सर सोशली ऐसे हो गया सर, कपड़े, खान पान, ऐसे इस तरह की चीज़ें, फेस्टिवल्स को एंजॉय करना, कल्चर। और इकोनॉमिक तो सबसे मेन है। आपने देखा होगा कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के बहुत बड़े पार्टनर हैं बिजनेस में। तो हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, बट हमारी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं टेंस्ड हैं, तनाव में रहते हैं। जैसे लास्ट 1.5 साल पहले गलवान हुआ, उससे पहले भी और चीज़ें होती रही हैं। हमारे यहाँ भी हमेशा मार्केट में क्या कहते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट मत खरीदो। बट समस्या ये है कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक तरीके से उस चीज़ को हमारे यहाँ जोड़ रखा है, तो हम उसे हटाएं कैसे? तो उसके लिए ज़रूरत है स्टूडेंट्स कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को उसमें आपको समझने को मिलेगा, और आपको ये चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि हम आज जैसे आज दुनिया में हैं तो हम इस तरह से कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, ये चैप्टर उसी के बारे में है। किसके बारे में? ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन कोई एक सिंपल मीनिंग नहीं होता है, अपने आप में एक बहुत ब्रॉड मीनिंग होता है। बट जब आप ये चैप्टर पूरा फिनिश कर रहे होंगे ना, तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा एक्चुअल में ग्लोबलाइजेशन जब कभी वर्ड आएगा तो मैं समझ जाऊंगा ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि पिछले बहुत सारे सालों में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारी MNCs हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो हमारे यहाँ आ रही हैं और अपने यहाँ सेटअप कर रही हैं। आप गुड़गांव को देखो, आप दिल्ली को देखो, आप हैदराबाद को देखो, आप पुणे को देखो, आप मुंबई को देखो। आपने देखा है गूगल हो या फेसबुक के ऑफिसेज हों, मतलब ट्विटर के, कुछ भी बड़ी कंपनियाँ, चाहे टेस्ला के आने की बात हो, होता क्या है कि MNCs जो हैं अपना रास्ता ढूंढती हैं इस तरह से आने के लिए कि वो कनेक्ट कर सकें दूसरी दुनिया को भी। कैसे? कि मेरा प्रोडक्ट वहाँ ज़्यादा बिकना चाहिए, अगर वहाँ अच्छा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं तो हमें वहाँ सेटअप करना चाहिए। इसी मामले में चाइना आगे है। चाइना के यहाँ इन्वेस्टमेंट करना आसान है क्योंकि वहाँ ज़्यादा हर्डल्स नहीं है, बहुत चीज़ें नॉर्मल हैं और आप आसानी से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिज़नेस पॉलिसीज़ वहाँ ईजी हैं, इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। बट हमारे यहाँ पिछले 30 साल में बेटा ये चीज़ें बढ़ी हैं, यानी कि इंडिया भी ग्रोथ कर रहा है। तो बात यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि सर ये MNC चाइना, इंडिया, मैक्सिको यहाँ क्यों जा रही हैं? तो वही क्वेश्चन है, वाई आर द MNC स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन टू अदर कंट्रीज़ एंड व्हाट आर द वेज इन विच दे आर डूइंग सो? वो वैसा क्यों कर रही हैं? अच्छा एक बात बताओ, कोई कंपनी यहाँ से अपने आप को दूसरी जगह फैलाना चाहती है, उसका पहला मोट्टो क्या हो सकता है
कि मैं अपनी कंपनी को फैलाऊं, स्प्रेड करूं। दूसरा क्या हो सकता है, अर्न करूं। तो जब अर्न करोगे तो दूसरे को भी तो फ़ायदा होना चाहिए। तो इंडियंस को जॉब मिलना चाहिए, या दूसरे कंट्री में जा रहे हैं वहाँ मिलना चाहिए। यही तो बात है ना, प्रोडक्शन को बढ़ावा दें, अपने प्रोडक्ट को हम बढ़ावा दें, ये वाली बात। तो ये सारी बात है कि एमएनसीज क्यों इस तरह से अपने प्रोडक्शंस को अदर कंट्रीज़ में फैला रही हैं, और वो ऐसा क्यों कर रही हैं। अपने दोनों मीनिंग, और एक सबसे मीनिंग रीज़न आता है बेटा चीप प्रोडक्शन, चीप लेबर, चीप हर एक चीज़ में उनका कॉस्ट इतना कम हो जाए, कि उन्हें फ़ायदा ज़्यादा हो। इस फ़ायदे और कॉस्ट के बीच की जो चीज़ें हैं वो एक डेवलप कंट्री को, एक डेवलपिंग कंट्री को, दोनों को बहुत इंटरकनेक्टेड रखती है। ये सारी चीज़ें हम बस आपको छोटा छोटा समझाना चाह रहे थे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की बात की है कि बेटा आप ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये बेटा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, उसकी वेबसाइट है, आप वहाँ जा सकते हैं। WTO की वेबसाइट है, आप वहाँ ये चीज़ें पता कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो यहाँ पे इस बुक में कई डिस्कशन किए हुए हैं। ठीक है, और आप एक साइट रिकमेंड की है यहाँ पे, अगर आपको एमएनसीज़ के बारे में वाकई बहुत अच्छा क्रिटिकली जानना समझना है तो इस साइट पर जाके आप और सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो एक फैक्टफुल और अच्छे चैप्टर की शुरुआत में ये बोल दिया है कि आप रिसोर्सेज कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सफुल होने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाएं, यूटिलाइज अच्छा करें। ठीक है, आप इस चैप्टर की शुरुआत में देखेंगे बहुत सारे बैनर मिल रहे हैं, आप देखेंगे, देखो क्यूटन्स है, CNM है, और पता नहीं तरह तरह के ब्रांड्स हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ कई सारे, कोई दुकान के बाहर एक बच्चा खड़ा है और कोई पर्सन बेचारा इस तरह से कपड़े लेके सब चीज़ें बेच रहा है। ये तीनों पिक्चर एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड इस तरह से हैं बेटा कि आप देखेंगे सर बड़ी बड़ी ऑफिसेस, बड़े बड़े शोरूम खुले हुए हैं। तो सर ये जो बच्चा खड़ा है सर, इसका मतलब है वो उस देश में गरीबी को दिखा रहा है। सर ये कोई आदमी कपड़े से लेके हाथ में बेच रहा है शोरूम के बाहर, तो सर इसका मतलब है कि इसके कपड़े की तजव्वुज़ शायद लोग उतना नहीं दे रहे हैं जितना कि शोरूम को दे रहे हैं। तो सर ये बड़ी बड़ी कंपनियां तो सेटअप बहुत लगा रही हैं, बट जो यहाँ के लोग हैं वो इस हालत में क्यों हैं? गरीबी है या उनके पास सर अच्छा माल नहीं है, क्या दिक्कत है? तो सर वो दूसरी कंपनी जो दूसरी जगह से आके सेटअप बना रही है सर, वो ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, वो ज़्यादा पैसे वाली हो रही है। जो यहाँ का आदमी है सर वो डाउनफॉल में जा रहा है। ये पिक्चर्स एक दूसरे से बहुत इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजी चैप्टर है, बट हाँ कई सारी चीज़ें आपके लिए बहुत वैल्यूएबल भी हैं और बहुत नई भी हैं। As consumers in today's world, some of us have a wide choice of goods and service before us. अगर आप कंज्यूमर की दुनिया में आज देखें तो बेटा हमारे पास एक बहुत बड़ी चॉइस है सामान की और सर्विसेज की हमारे सामने। आप जहाँ चाहें जिस जगह से कपड़े खरीद सकते हैं, आप जिस रेस्टोरेंट में खाना चाहें, जिस सिनेमा हॉल में मूवी देखना चाहें, आप जिस रेलगाड़ी में जाना चाहें, आप जिस हवाई जहाज़ में जाना चाहें, आप किसी बस में जाना चाहें, हमारे पास सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर। ठीक है, आपने देखा होगा लेटेस्ट मॉडल के डिजिटल कैमरा आते हैं, मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, टेलीविज़न आते हैं, लीडिंग मैन्युफैक्चरर जो वर्ड्स हैं वो हमारे रीच में हैं। दुनिया में कोई किसी ब्रांड की चीज़ बना रहा हो, क्या वो हमारे रीच में है आज? बिल्कुल है। ठीक, एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स। ऐसी हालत बेटा गाड़ियों के मामले में, एक से एक बेहतरीन मॉडल आते जाते हैं इस दुनिया में। Gone are the days when Ambassador and Fiat were the only cars on Indian roads. वो दिन चले गए कि जब इंडियन सड़कों पर सिर्फ फिएट और एम्बेसडर गाड़ियाँ हुआ करती थी। वो अपने ब्रांड थे ना, एम्बेसडर गाड़ियाँ ही बेटा दिखा रही हूँ, मंत्री नेता सबके पास हुआ करती थी। ठीक, तो वो दिन चले गए। क्यों? क्योंकि सर अब एक से एक कंपटीशन वाली मार्केट में चीज़ें हैं और एक से एक चीज़ें मैन्युफैक्चरर यहाँ आ गए। टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑफ टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। दुनिया की जितनी भी टॉप कंपनीज हैं उनकी बनी हुई कारें आज इंडियंस खरीद रहे हैं। कुछ चीज़ समझ में आई? वो ये कि सर पहले हमारे पास सिर्फ 2 ही ब्रांड थे, आज हमारे पास टॉप कंपनीज दुनिया की हमारे यहाँ हैं और हम उन्हें खरीदते हैं। सर यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग क्या है? यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग ये है बेटा कि टॉप कंपनियाँ शायद अब इंडिया में आके बनाने भी लगी हैं, पहला रीज़न। दूसरा, सर वहाँ से यहाँ इंडिया में आते आते इम्पोर्ट बहुत सस्ता होने लग गया है।
वरना इम्पोर्ट करना बहुत महंगा होता था। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है बेटा कि सर इंडियंस की जो बाइंग कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी यानी कि खरीदने की क्षमता वो बढ़ गई है। सर हमारे यहाँ इसका मतलब अच्छा हुआ है सारी चीज़ें, इसलिए हमारे यहाँ इतनी सारी जनसंख्या है। हर तरह के लोग हर तरह की चीज़ खरीदना चाहते हैं। सारे महंगे नहीं खरीदते, कुछ एवरेज भी खरीदते हैं, उससे भी सस्ती खरीदते हैं। तो आप देखेंगे इंडियन रोड्स पे हर तरह की गाड़ियों की कंपनियों की लाइन लगी हुई है। एक कंपनी ऐसी नहीं है जो नहीं होगी। हाँ, टेस्ला की बात करें, इक्का दुक्का की बात करें, उनको छोड़ दो आप, बाकी सारा इंडियन मार्केट पे कब्जा है। और बेटा जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है वहाँ चीज़ों की खपत भी तो ज़्यादा होगी, चाहे कपड़े की हो, चाहे खाने की हो, चाहे किसी चीज़ की हो। तो उस जगह पे बिजनेस कैसा होगा? अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को ज़रूरत ही उस चीज़ की है। आप जितनी बड़ी जगह जाएंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे, यूज़ कर रहे होंगे, तो आपका प्रोडक्ट भी तो उतना ही ज़्यादा बिकेगा और जितनी लंबी मार्केटिंग कर लेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ए सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स कैन बी सीन फॉर मैनी अदर गुड्स। अब ये जो आप ब्रांड्स का एक्सप्लोजन, यहाँ एक्सप्लोजन से मतलब विस्फोट नहीं है, यहाँ एक्सप्लोजन से मतलब है कि सर हमारे यहाँ इतनी वैरायटियाँ आ चुकी हैं, भंडार है। फ्रॉम शर्ट्स टू टेलीविज़न टू प्रोसेस्ड फ्रूट जूस, चाहे हमें शर्ट लेनी हो, चाहे हमें टेलीविज़न लेना हो, चाहे यहाँ तक कि सर पैकेज वाला फ्रूट जूस भी लेना हो, हमारे पास ढेरों विकल्प मौजूद हैं। बेटा ये सब चीज़ों से क्या साबित होता है कि सर दुनिया की कोने में किसी भी जगह बनी हुई चीज़ें आज हमारे कब्जे में हैं, आज हमारे लिए आसान है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल टर्म्स में कहें तो यही ग्लोबलाइजेशन है। क्यों? उस दुनिया की बनी हुई चीज़, उस देश की बनी हुई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, आपके देश की बनी हुई चीज़ कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, और हमारे पहुँच में भी हम खरीद भी सकते हैं, यूज़ भी कर रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस एक ग्लोबलाइजेशन कहलाती है बेटा। उसको हिंदी में बोलते ही हैं वैश्वीकरण, यानी कि पूरी दुनिया को हमने जैसे एक कर दिया है। कुछ भी चाहिए आज अवेलेबल है। हम इंडियंस हैं, एप्पल का मोबाइल लिए, गूगल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, सब कुछ विदेशी है। बस हमारा रिचार्ज और वो देसी है, पैसा अब हमारा है, बाकी सब उनका यूज़ हो रहा है, उनकी तरक्की हो रही है बैठे बैठे। तो ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ बैठे बैठे मैं दुनिया के बारे में पढ़ रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, न्यूज़ सुन पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आएगा आप कुछ एक सिंपल सी डेफिनेशन। सच वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स इन अवर मार्केट इज रिलेटिवली रिसेंट फिनोमिनन। ये जो इतने तरह की सर रेंज है ना गुड्स के चॉइस की, हम कुछ भी खा सकते हैं, पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, ड्राइव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये कुछ रिसेंट फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब होता है ये जो माहौल है ना अभी कुछ सालों से ही ज़्यादा बना है, अब बहुत कॉमन हो गया। You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian market even 2 decades back। और ये अगर 20 साल पहले आप चले जाएंगे तो आपको बेटा इतनी वैरायटी नहीं मिलती थी। In a matter of years our markets have been transformed। अगर हम साल दर साल की बात करें तो बेटा क्या हमारा मार्केट बदल नहीं गया है? बिल्कुल बदल गया है। सर पहले कोई एक ही शोरूम होता था, आज सर सैकड़ों शोरूम है। सर पहले एक चॉइस होती थी ब्रांड की, आज 100 चॉइस हैं। सर पहले 1-2 गाड़ियाँ हुआ करती थी, आज 100 गाड़ियाँ हैं। सर पहले 1-2 मोबाइल कंपनियाँ थी, आज 100 मोबाइल्स हैं। सर पहले एक सिम होती थी, फिर कई सिम हुई। अब ये बात अलग है कि आजकल 2-3 फिर रह गई। आप सैलून को देख लो, आप साइकिल को देख लो, बाइक को देख लो, कुछ भी आपके पास चॉइस ही चॉइस है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब बेटा अगर टाइम की बात करेंगे तो हमारा मार्केट बहुत बदल गया है। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम कैसे समझेंगे, क्या फैक्टर्स हैं जिनने इन सब चीज़ों को चेंज किया? ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे लिखे हुए, इनको आप पढ़ेंगे आगे, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ठीक है, अब आप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे बेटा। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ मतलब एक देश से दूसरे देश के बाहर जाके प्रोडक्शन करना। तभी तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट आए, हमारे यहाँ कंपनी आए। क्यों कहते हैं हम? इसीलिए कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ की चीज़ें अच्छी बनेंगी, स्मूथ बनेंगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा बेटा पैराग्राफ है, आप पढ़ चुके हैं
कि अंटिल द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वॉज लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन कंट्रीज। 20th सेंचुरी की बात होगी तो बेटा प्रोडक्शन को कंट्री के अंदर ही अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता था, कोई बाहर भेजने की नहीं सोचता था। फिर ठीक है, उसके बाद बाउंड्री को हमने क्रॉस किया, किसकी वजह से? कच्चे माल की तलाश में, खाने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट्स में। कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्ट फिनिश गुड्स। इसमें कॉलोनीज क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम की बात हो रही है। वो आपने हिस्ट्री में पढ़ा था ना, विदेशी कपड़ों को नेग्लेक्ट कर देना, विदेशी चीज़ों को यूज़ ना करना। तो इंडिया जैसी जो कॉलोनी थी अंग्रेज़ों के लिए, वो यहाँ से कच्चा माल भेजते थे अपने यहाँ, और उसके बाद वहाँ से बना हुआ माल फिर से यहाँ मंगाते थे, यहीं बेचते थे यहीं के लोग। यहाँ से कच्चा माल ले जाओ, अपने अच्छे से तैयार करवाओ, फिर यहाँ लाके इन्हीं को बेचो। इसलिए ब्रिटिश हमेशा कंपनियाँ और ये सारे लोग व्यापार में आगे बढ़ते रहे, हमारा देश गरीब होता रहा। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। किसी कंट्री को जोड़ने के लिए सबसे मेन कड़ी क्या होती है बेटा? ट्रेड, व्यापार। व्यापार होता है तो दो देश आपस में जुड़ते चले जाते हैं। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इमर्ज्ड ऑन द सीन। और बेटा ये कब से पहले की बात हो रही है? जब बेटा एमएनसीज के आने से पहले से बात हो रही है, और एमएनसीज के आने के बाद भी बात हो रही है। क्यों? तब इक्का दुक्का ही थी, अब ज़्यादा हैं सर एमएनसीज, अब तो सर लाइन लग के कंपनियाँ हैं। तो एमएनसीज की फुल फॉर्म आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ये मल्टीनेशनल क्यों बोला है? क्योंकि एक नेशन में नहीं है ना वो कंपनी, मल्टी, कई देशों में फैली हुई है, कई देशों में, इसलिए उसका नाम मल्टीनेशनल है, कई देशों में फैले होना। अब देखिए यहाँ एमएनसी की डेफिनेशन है बेटा, ये आंसर है आपका यहाँ से एमएनसी का, ठीक। ए एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एमएनसी बेटा कौन क्या चीज़ है? एक कंपनी है जो अपना मालिकाना हक या कंट्रोल या प्रोडक्शन को करती है एक से ज़्यादा देशों में। अब वो वहाँ कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में जुकरबर्ग बैठा है, पूरी दुनिया में फेसबुक चलवा रहा है, वो तो कहीं नहीं जाता जल्दी, देखो सब कुछ रन हो रहा है। टेस्ला का मालिक अमेरिका में बैठा है, यूट्यूब का, फेसबुक का, ट्विटर का, गूगल का, एप्पल का, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, समझ रहे हैं? तो सर उनका प्रोडक्शन तो कई कंट्रीज में फैला हुआ है। तो कहने का मतलब है कि एमएनसी बेटा एक ऐसी कंपनी होती है जिसका कंट्रोल, जिसका मालिकाना हक और उसका प्रोडक्शन भी एक से ज़्यादा कंट्रीज में फैला होता है, ठीक। आगे भी लाइन इसमें लिखनी है आपको। एमएनसी सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, आज तुम अगर अपनी दुकान लेना चाहो तो क्या जो टॉप मार्केट में वहाँ खरीदोगे जाके? नहीं, पैसा ज़्यादा लगेगा। क्या अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को बुलाओगे अपना मकान बनाने के लिए? नहीं, आप एक सस्ती लेबर चौराहे से ले आते हैं। एमएनसीज भी अपने ऑफिसों फैक्ट्री को ऐसी जगह प्रोड्यूस करने के लिए इस्टेब्लिश करती है जहाँ प्रोडक्शन जो जिस रीजन में हो, चीप लेबर के हो जाए, और जो अदर रिसोर्सेज हैं वो भी अच्छे से ठीक ठाक उसमें मिल जाए, तभी तो वो फ़ायदा दे के आगे बढ़ेगी। सिंपल सा लॉजिक ये होता है एमएनसीज का। अमेरिका में मजदूरी महंगी है इसलिए चाइना में आ गए, अब चाइना में महंगी हो रही तो इंडिया, वियतनाम में जाएंगे, बांग्लादेश में जाएंगे, जब वहाँ महंगी जाएगी तो पाकिस्तान में चले जाएंगे। क्या करें? क्योंकि यहाँ कौड़ियों के भाव हैं, इतनी भीड़ ही है यहाँ पे, सबको काम चाहिए, थोड़े रुपए दे दो कम से कम अपनी रोजी रोटी तो पालेगा। इसलिए चीप लेबर और अदर रिसोर्सेज भी चीप हैं, उसकी वजह से एमएनसी सेटअप करती है और फिर उसको अदर कंट्रीज में। ध्यान रखना आप लोग, दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसी हो जाए बेटा? लो, कम हो जाए। एंड द एमएनसीज कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब वो नीचे एग्जाम्पल दिया है वो बाद में, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। क्या ये हर कोई नहीं सोचता? हर कोई सोचता है, आपके डीपीएस वाले ही सोचते हैं। 2-4 टीचर उसको निकाल दो, एक टीचर 4 सब्जेक्ट पढ़ा दो। अब मैं अकेला हूँ, राहुल सर अकेले 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। होना ये चाहिए कम से कम 2 टीचर होने चाहिए बेटा। 6 to 10 राहुल सर ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 3-3 4 बुक। 9-10 में 4 बुक, 6-7-8 में 3 बुक। सोच के देखो कितना लोड है हम पे। लेकिन स्कूल अच्छे पैसे कमा रहा है, फीस बराबर पूरी आ रही है, उसमें भी आधी दे रहे हैं। क्या कहेंगे अब आप इसके लिए? इसीलिए चीप लेबर, मैं चीप लेबर ही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है।
एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ पे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे होंगे ये एक ऑफिस है, आप देख रहे हैं कि लोग अपने अपने अलग कैबिन में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं। ये एग्जाम्पल है स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी। एक एमएनसी किस तरह से अपने प्रोडक्शन को बेटा फैलाती है, जरा देखें तो। ए लार्ज एमएनसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, हो सकता है सर वो बड़े बड़े इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स होता है बेटा, पार्ट्स बनाती हो। डिज़ाइन इट्स प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। समझना आप बात को। एक कंपनी है जो इंडस्ट्री के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है, औजार वगैरह, बॉडी पार्ट्स बनाती है। वो अपने डिज़ाइन कहाँ सेटअप करती है बेटा? जो यूनाइटेड स्टेट्स में उसका क्या है, रिसर्च सेंटर। वहाँ डिज़ाइनिंग तय होती है, ऐसा माल चाहिए, ऐसा चाहिए, ये सारी बात है। एंड देन हैज़ द कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। और उसके जो इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स हैं बेटा कहाँ बनते हैं, वो चाइना में। These are then shipped to Mexico and Eastern Europe। उसके बाद उनको वहाँ से शिप किया जाता है मैक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप में। किस लिए? Where the products are assembled। समझते जाना आप लोग। अब बेटा मैक्सिको में जब माल पहुंचता है चाइना से तैयार किया हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में सामान बन गया, अब उस सामान को असेंबली भी किया जाएगा ना, समझो बात को। तो वो कहाँ जा रहा है? मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप में। वहाँ क्या किया जाता है? असेंबलिंग की जाती है, मतलब बॉडी पार्ट्स को मिला जुला के पूरा तैयार किया जाता है। एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसके बाद जब माल एकदम तैयार हो गया, उसके बाद पूरी दुनिया में बेचा जा रहा है। मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। और उस कंपनी की जो कस्टमर केयर सर्विस है उसको कैसे चलाया जा रहा है बेटा? यहाँ पे इंडिया में कॉल सेंटर लोकेटेड है। अब सोच के देखो एक एमएनसी किस तरह फैली हुई है, समझना बेटा। डिज़ाइन कहाँ तैयार हो रहा है? अपने उसी देश में जहाँ पे उसका रिसर्च सेंटर है। प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? चाइना, क्योंकि चाइना में लेबर सस्ता है, प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ता है। बेटा असेंबलिंग कहाँ हो रही है? मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में। क्यों? क्योंकि वहाँ असेंबलिंग मतलब सस्ती से मतलब सिर्फ सस्ता नहीं है, कम टाइम में स्किल्ड लेबर उस चीज़ को असेंबल कर देती है। अभी मैं तुम्हारे सामने ट्रैक्टर खोल कर रख दूँ, क्या तुम असेंबल कर पाओगे उसे? क्योंकि आप स्किल्ड नहीं है ना, आपको सिखाया नहीं गया है। मैक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप में ये चीज़ ज़्यादा डेवलप है, लेबर इस तरह की ज़्यादा है। हाँ वहाँ पहुँचाओ, 100 रुपये लेगा एक ट्रैक्टर को फोल्ड करने में। अमेरिका में 1000 रुपये, तो 900 रुपये बचे ना। तो पूरा माल वहाँ से शिप करके मैक्सिको, अमेरिका में भेजा, ईस्टर्न यूरोप में भेजा जाता है। ईस्टर्न यूरोप का मतलब है रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, रोमानिया, बहुत सारे कंट्रीज। और जब सारा माल तैयार हो जाता है तो पूरी दुनिया में बिक रहा है बेटा। और जब सर्विस सेंटर की बात आ रही है कि कॉल सर्विस केयर सर्विस, कस्टमर केयर सर्विस बनाओ, तो बेटा इंडिया में ऐसे ऐसे सर्विस बना रखे हैं। ये देखो, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लड़के, क्योंकि अमेरिका में डॉलर ज़्यादा है, हमारे मुकाबले डॉलर ज़्यादा है ना। अगर मान लो वो $500 दे रहे हैं अपने यहाँ को, तो यहाँ वो $100-150 में काम हो रहा है बैठे बैठे। और हमारे यहाँ भीड़ इतनी है, रोजगार सबको चाहिए, तो सस्ती लेबर है अपने यहाँ, पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी अच्छी जानते हैं, तो वो हमें पैसा देते हैं, हम कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसे कंपनी चल रही है। इस तरह से एक कंपनी एमएनसी अपने प्रोडक्शन को फैला कर रखती है। अब आपको समझ में आया होगा ये सारी बात। बेटा एक कॉल सेंटर है बेंगलुरु में, दिखा रहा है कि कैसे कैसे सारी चीज़ें, ठीक, ये सारी बातें हैं। और बस इसी तरह से सिंपल सा ये एग्जाम्पल था समझाने के लिए। इन दिस एग्जाम्पल द एमएनसी इज़ नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब होता है पूरी दुनिया में सिर्फ अपना फिनिश्ड गुड ही नहीं बेच रही है, वो सारी चीज़ों की सर्विस दे रही है ग्लोबली। कैसे? द गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। बेटा गुड्स को बनाने का और उसको सर्विस देने की प्रोडक्शन पूरी दुनिया में है ना। डिज़ाइन अमेरिका में तैयार हो रहा है, बन चाइना में रहा है, फिर आता है मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप में क्या कहते हैं असेंबलिंग के लिए, और इंडिया में कस्टमर केयर सर्विस, और पूरी दुनिया में उसको बेचा जा रहा है। तो ग्लोबली सेटअप हो गया कि नहीं हो गया? एज अ रिजल्ट क्या आता है? प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज। प्रोडक्शन को सर जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है उसमें कॉम्प्लेक्स तरीके हैं। कैसे? सर डिज़ाइन अमेरिका में, पार्ट्स सारे प्रोडक्शन में चाइना में, असेंबलिंग मैक्सिको उसमें, कस्टमर के सर्विस इंडिया में। तो कॉम्प्लेक्स ही तो है, एक जगह कुछ है ही नहीं सिंपल वे में।
ये सारी बातें हैं, ठीक। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एग्जाम्पल में हमने देखा चाइना प्रोवाइड करता है एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। पूरी दुनिया में चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, तो हर कोई चाहता है कि मेरा माल सस्ते में तैयार हो जाए। मैक्सिको ईस्टर्न यूरोप यूज़फुल है उनके क्लोजनेस मार्केट के लिए, यूएस और यूरोप के लिए। आप शायद जानते नहीं हैं कि जो मैक्सिको है बेटा वो यूएसए के जस्ट नीचे है, और जो यूरोप की मार्केट है उसके आसपास ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं। तो और भी मार्केट है, मार्केट भी आ जाएगी और हम यहाँ पे अपने मार्केट असेंबलिंग भी कर सकते हैं। इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया में अच्छे क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं जो उन टेक्निक्स को समझ सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विस। और इंडिया में अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं जो हमें कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं उस कंपनी को। एंड दिस प्रोबली कैन मीन 50-60% कॉस्ट सेविंग फॉर एमएनसी। और इतना सब करके एक एमएनसी 50-60% कॉस्ट सेव कर लेती है। सोच के देखिए उनके पास कितना पैसा हो, ठीक है। तो ये सारी बात है, बस इसमें इतना ही था स्टूडेंट्स आज के लिए। और अब ये जो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ हैं इसको हम बाद में कल समझाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।